महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकारी स्तर पर कई तरह के दावे किए जाते हैं और कई तरह की योजनाओं का झुंझुना दिखाया जाता है। ये सारी योजनाएं केवल कागज़ों तक सिमट कर रह जाती हैं, पर देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वास्तव में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर कोशिश कर रही हैं। इनमें एक संस्था मुरारका फाउंडेशन भी है, जो राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को लेकर अभिनव प्रयोग कर रही है। इनसाइड वीकेंड के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के नवलगढ़ क्षेत्र में और यह जानकारी देंगे कि कैसे काम कर रही है मुरारका फाउंडेशन और इसका कितना फ़ायदा वहाँ की स्थानीय महिलाओं को हो रहा है। सरकार और स्वैच्छिक संगठन एक सोच के तहत काम करें और दोनों के बीच समझ का कोई फासला न हो तो किसी भी इलाके की हालत बदली जा सकती है। राजस्थान के नवलगढ़ क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन मुरारका फाउंडेशन और राज्य सरकार की इसी समझ और विकसित सोच ने कृषि से लेकर जीविका के तमाम क्षेत्रों में एक नई क्रांति कर दी है और इस क्रांति का सूत्रधार बनी है गांव की वो अनपढ़ महिलाएं जो घर से बाहर निकलने तक से झिझकती थी। यही नहीं, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए इस इलाके की बेटियां ही नहीं, उन पढ़ी लिखी बहुओं ने भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला ले लिया है, जो घूंघट का पल्लू हटाने तक से संकोच करती थी। नवलगढ़ इलाके की ये महिलाएं खेती किसानी भी करती हैं और स्वसहायता समूह के जरिए अपने परिवार के भरण पोषण लायक पैसा कमाकर बचत भी कर रही हैं। समाज की गरीब, दलित और पिछड़े तबके की विकलांग महिलाएं मुरारका फाउंडेशन से मिली सोलर लालटेन को किराए पर देकर अपने बच्चों का पेट भी भर रही हैं और कुछ महिलाएं ऑर्गेनिक टिफिन सेंटर चलाकर लोगों को 2 समय का भोजन भी उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा यहाँ की पढ़ी लिखी बहुएं खेती किसानी के काम में हाथ बटाने की एक तरकीब के तहत अपने ही घरों से किसान कॉल सेंटरों का संचालन भी कर रही हैं और ईंधन की कमी तथा प्रदूषण की मार से बचने के साझा चूल्हा जैसी परियोजनाओं का संचालन भी यही महिलाएं कर रही हैं। इनसाइड वीकेंड के इस कार्यक्रम में हमने यही सब जानने की कोशिश की कुछ विस्तार में। मुरारका फाउंडेशन पिछले 2 दशक से देश विदेश में जैविक खेती को विकसित करने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सम्मत बनाने के लिए भी प्रयासरत है। 1993-94 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र से फाउंडेशन ने इस सफ़र की शुरुआत की थी। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के इन प्रयासों से फाउंडेशन की देश भर में पहचान बन चुकी है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयासों की चर्चा पूरे राजस्थान में है। अब माने देख पहले तो कोई नहीं, अब सखे थे थार तो बहुत नाच भी बहुत बढ़िया हुआ है और थार आगे कतो मारो काम कारोबार देखना कि आगे तो फायदो बहुत हुआ है। माने भी बताओ, मैं भी कच्चा आप 5-10 जना ने कई आऊँ तो बूझ जाए कहीं मैं भी कच्चा आड़ोसी पाड़ोसी कहीं थाली नहीं मैं ही कच्चा कि हमारे भी फायदो है तो कई करवा के अब लाग रहे कि बूझ जाए तो कहीं कच्चा में भी फायदो होना तो करी और मारा अब घणो ही फायदो को। पहले तो हमारा मकान कोई 1-2 मकान ही है, अब कत्ती बटी तो हेली चना ली और बच्ची को और बच्चा को ब्याह कर दियो। अब हमारे घर देखो गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है और साधन भी बहुत होगा, फायदा बहुत ज़्यादा है। फाउंडेशन आज जैविक खेती में पूरे देश में जाना पहचाना नाम है और उसके माध्यम से हमने जो महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, उनको हमने प्रमोट करने का काम किया। क्योंकि पहले ये माना जाता कि भाई कृषि का जो क्षेत्र है केवल पुरुष ही वहाँ उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कई महिलाएं इस क्षेत्र में हमने तैयार की हैं जो खुद खाद बनाती हैं, खुद स्प्रे बनाती हैं
यदि कोई आदमी उनके पास जाए कि भाई हमको ये टेक्निक बताओ, ये कैसे हमको जैविक खेती करनी है, तो वो बताने में भी सक्षम है। तो ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण हैं हमारे सामने। आज तो इतिहास है मुरारका फाउंडेशन द्वारा विकसित वर्मी कल्चर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे एशिया में मुरारका फाउंडेशन ने वर्मी कल्चर का सबसे पहले विकास किया और उसे किसानों तक लेके गए। तो वर्मी कल्चर पूर्णतया महिलाओं की गतिविधि हो गई, क्योंकि वर्मी कल्चर के लिए जो इनपुट था वो एनिमल वेस्ट था और क्रॉप वेस्ट था। तो दोनों का उपयोग के लिए पहले भी महिला जिम्मेदार थी, उन्होंने ही इसे अडॉप्ट किया, उन्होंने ही इससे जो आउटपुट जनरेट हुआ एज कास्टिंग, एक बहुत हाई वैल्यू मैन्योर, उसका उन्होंने उपयोग शुरू किया। उसके उपयोग के करने के बाद में ये जानकारी आती गई, विकसित होती गई, किसानों के द्वारा ही हुई ये सारी, कि जहाँ जहाँ इस तकनीक का उपयोग होता है वहाँ इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट यानी केमिकल फर्टिलाइज़र की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं इसलिए होती क्योंकि पेस्ट लगते ही नहीं है। और इन दोनों चीज़ों को 1995-96 तक आते आते हमारे को विश्व स्तर के ऊपर जो खेती में विकास हो रहे थे उसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को की जानकारी मिली और हमने उसे एक पायलट के तौर पर कहिए या एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कहिए या एक आइडिया के तौर पर कहिए, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर कहिए, इसको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। अपने परिवार के साथ तंगहाली में जी रही नवलगढ़ की सीता देवी को जब फाउंडेशन द्वारा संचालित महिला स्व सहायता समूह की जानकारी मिली तो वह भी आयवर्धन की इस योजना से जुड़ गई और 1 साल के अंदर ही समूह से 10,000 का कर्ज लेकर दुकान की मालकिन बन गई। 1 साल में ही 1,000 रुपये महीने की किस्त देकर पूरा कर्ज उतार दिया। उनकी देखा देखी दूसरी महिलाओं ने भी इस योजना का फायदा उठाया। आज कोई महिला लकड़ी का टाल चला रही है तो कोई और दूसरा व्यवसाय कर अपने बल पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। इन कामों में बूटी बंदेज से लेकर कढ़ाई बुनाई और लिफाफा बनाने तक कई सारे काम शामिल हैं। अठारह लोग को सुमो बनाए मान पहले कोई ज्ञान को नहीं हो, यहाँ बैठे रहता 5 रुपया टाबर ले लेता तो बढ़ती लेता खर्च कर लेता। 18 लोग को सुमो बनाया मान यहाँ रह भाई मनाड़ दिन 100 रुपया अपन जमा कराना है तो आप मैं मारो बुनी तागो करके 100 रुपया इकट्ठा रख लिया, मनाड़ दिन जमा करा दिया। मनाड़ दिन जमा करा आगे मारा बढ़ लिया, जरूरत पड़े आज किसी लोग जरूरत है तो 100,000 रुपया बा ले लिया, मन जरूरत है तो बा ले लिया, मन से ब्याज रुपया जमा करा दिया। अरे आया करके फिर बैंक से पैसा जमा कराया, बैंक से मान लोन मिल 65,000 को, जब मैं सामान गिरा लियो 2 बकरी खरीद ली। अब थोड़ा मारे बचत हो 2,000 हो जाए, दुकान में कदे 3 हो जाए, ये बचत से आगे बढ़ वो करा। स्वयं सहायता समूह से इन महिलाओं को एक तो कर्ज इनका बहुत छोटी छोटी राशियों में चूक जाता है, किसी से लिया होता था। दूसरा इनसे कि जो भी हम पैसे देते हैं स्वयं सहायता समूह में वो आयवर्धक धंधों के लिए देते हैं। जैसे कि किसी महिला ने अपने पैसे ले कि पति की आर्थिक स्थिति में सहायता करने के लिए दुकान खोल दी तो वो अपना पहले सुबह घर का काम कर लेती है और फिर स्वयं जाके दुकान में अपना सामान बेच की और दिन के 100-150 रुपये वो शुद्ध बचत का लाभ ले लेती है और समूह की वो उन्हीं राशि से अपने किस्त चुका देती है। और किसी को मतलब बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है और पैसे उनके पास नहीं है तो वो समूह से अपने पैसे लेके अपने बच्चे की फीस चुका देती है। मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में से 2,000 रुपया मैंने मेहनत का मिलता ही और फिर बैठे मैं 200-300 रुपया मेरी दुकान का कर लेती हूँ और फिर बाम में थोड़ा घना भाई साग सब्जी में बरत लेती हूँ, बाम में जोड़ जाड़ के मेरी किस्त भरा देती हूँ। विनोद जी बताया समूह का, अब मैं अपना आप मतई किस्त जमा करा लिया, मतई ये मान संभाल जाई और आप और बढ़ते जाए। जो गरीब महिलाएं हैं उनका कोई नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला कोई नहीं है और यदि उनको पैसे की ज़रूरत है तो फिर वो किसी महाजन के पास जाती हैं। महाजन के पास जाती हैं तो अपना कुछ उनका जो गहना है वो गिरवी रखना पड़ता है, लेकिन वो गिरवी रखने के बाद उनको ब्याज इतना हो जाता है कि वो मूल वापस नहीं हो तो वो कई पीढ़ी वो उनको ब्याज चलता रहता है।
तो फिर ये आइडिया मुकेश गुप्ता जी को आया कि भाई इन महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर एक स्वयं सहायता समूह की वहाँ से शुरुआत की, और जो बिल्कुल गरीब हैं वहाँ से हमने एक कम से कम 11 महिलाओं का और ज़्यादा से ज़्यादा 19 महिलाओं के समूह बनाए, और एक मिनिमम एक अमाउंट हमने उसमें रखा कि 100 रुपये की बचत वो महीने में करेंगी, और समूह में आपस में इंटर लोन करेंगी। यानी कि एक महीने में यदि 1900 रुपये की बचत होती है, 6 महीने तक यदि महिलाएं बचत करेंगी तो फिर हम उनका बैंक से लिंकेज करा देते थे, और बैंक फिर उनको ये जितना पैसा इकट्ठा हुआ 6 महीने के अंदर उस पर 5 गुना वो लोन देता था। समाज के दलित, शोषित और वंचित तबकों की विकलांग महिलाओं को रोजगार देने का एक अभिनव प्रयोग भी नवलगढ़ के ग्रामीण अंचल में मुरारका फाउंडेशन के सहयोग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है सोलर लैंप परियोजना। इस परियोजना के तहत शुरू में गांव घोड़ीवारा कला की दलित विकलांग महिला नीलम कंवर को चुना गया और उसे एक सोलर पैनल के साथ 25 लालटेन उपलब्ध कराई गई। नीलम कंवर उन लालटेनों को सोलर पैनल से चार्ज कर उन्हें किराए पर देती हैं और किराए से मिलने वाली आय से अपनी जिंदगी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज नीलम के चेहरे की खुशी यह बताती है कि सोलर लालटेनों के माध्यम से फाउंडेशन ने उसकी जिंदगी को रौनक दे दी है। नीलम के अलावा इस पूरे इलाके में ऐसी 5 सोलर यूनिट और काम कर रही हैं। इसी इलाके में संचालित साझा चूल्हा रसोई परियोजना ने न केवल महिलाओं का खाना पकाने में बर्बाद होने वाले समय की बचत की है, बल्कि 4-5 परिवारों का खाना रसोई गैस की मदद से एक ही जगह पर बनने से ईंधन में खर्च होने वाली लकड़ी और लकड़ी की खोज में इधर उधर भटकने में खर्च होने वाले समय और पैसे की भी बचत होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साझा चूल्हा जैसी परियोजनाओं से सामुदायिक भावना में वृद्धि होने के साथ ही ग्रामीणों के बीच सामाजिकता भी बनी रहती है। ऐसे कई केंद्र यहाँ विकसित किए गए हैं जहाँ मुरारका फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए गए गैस चूल्हों और गैस सिलेंडरों की मदद से 4-4, 5-5 परिवारों की महिलाएं मिलकर खाना पकाती हैं। अलग अलग समूहों में संचालित इस परियोजना के तहत समूह की सबसे गरीब महिला को उस समूह का इंचार्ज बनाया गया है। समूह की शेष महिलाएं इंचार्ज की रसोई में ही अपना खाना बनाती हैं और बदले में आपस में तय की गई एक निश्चित राशि का भुगतान उस महिला को करती हैं। इससे न केवल सामुदायिकता की भावना का विकास होता है, वरन महिलाओं को गैस का चूल्हा इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। शुरू से 3 परिवार रोटी बनाता है, तो भी बहुत फायदा होता है। लकड़ी छाने लिया जाता है तो मिलता नहीं है, पिस्सा बोड़ा लेता है। ये पर ईरान को नहीं हुआ जहाँ बना लेता है। पर मैं छाटा और हुआ चूल्हा पर ईरान हुआ है, पर जब जल्दी बना लिया तो ये पर फायदा भी हमारा बहुत होता है। लकड़ी बीनने नहीं जाना पड़ता, एक तो फायदा ये होता है। हाँ, उसमें समय बचता है और पैसा भी बचता है। पिस्सा भी बनती हमारे यहाँ। इसका इंचार्ज कौन है? ये चूल्हा आप चलाते हो, इसका पैसा मिलता है आपको? पिस्सा तो मिल ली। हाँ, कितना पैसा मिलता है? पिस्सा 600 रुपया दिए माने दो घर ही जगह 600 रुपया पूरा थोड़ा ला जाएगी गैस का भराई का। जहाँ वंचित हैं हमारे 600 रुपया में लकड़ियाँ भी कौन। उन महिलाओं को जो कि पहले आसानी से अपने घर के आसपास ईंधन इकट्ठा कर लेती हैं, वो अब ईंधन इकट्ठा करने के लिए उनके 5, 6, 7 घंटे जाने लगे दिन में। उनके पास में जो है पशुओं की संख्या कम हो गई, तो काउ डंग, एनिमल डंग की अवेलेबिलिटी कम हो गई,
तो उससे ढंग से बनाए जाने वाले केक की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो ये जब समस्या सामने आई, और उसी दौरान हम लोग बहुत सारे ऐसे भी प्रयोग कर रहे थे, ऐसे भी प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। एक स्वास्थ्यकर्मी करके हम लोगों ने एक परियोजना चलाई थी वहाँ पे। तो हमने देखा महिलाओं की जो रेस्पिरेटरी की जो प्रॉब्लम है और जो उनका एक समय का जो सदुपयोग किए जाने की संभावना है, वो इस ईंधन को कोर समस्या है। दूसरा, फिर जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने लगे तो हमको ये दिखाई दिया कि एक परिवार में 5-6 लोगों का परिवार तो गांव में होता है, उसमें यदि वो स्वयं सिर्फ अगर यही प्रकार के ईंधन काम में लें तो वो 2 पशुओं के बराबर का गोबर, 20 छोटे पेड़ झाड़ियाँ टाइप और 2 बड़े पेड़ के बराबर इतनी लकड़ी, इतना ही तो वो ईंधन के रूप में काम में ले लेते हैं, जिसका कि अब 2 पेड़ लगाए जाने की तो अल्टरनेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो तो पूरा पेड़ गया उसके ईंधन में ही। झाड़ियाँ हैं, 20 झाड़ियाँ अगर छोटे पेड़ में ये कहूँ तो वो तो एक प्राइमरी स्टेज के पेड़ हैं, बाद में बड़े बनते। और 2 पशुओं का गोबर जो कि 2 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त खाद देने का काम कर सकता है। तो ये जो प्रकार का हमने ये 2-3 चीज़ें देखी तो हमने कहा कि इनको भी क्यों न गैस अवेलेबल हो। पता किया तो पता चला कि सरकार तो देने को तैयार नहीं है, पेट्रोलियम कंपनीज भी देने को तैयार नहीं है, इतनी आसानी से देने को तैयार नहीं है, उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तब हमने कहा भाई चलो ऐसा करते हैं कि इनको सबको कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, किसी एक महिला को चुनते हैं और उसको हम जिम्मेदारी देंगे, उसको सब फैसिलिटी बना के दे देंगे, छोटी सी फैसिलिटी है। और वहाँ पे सभी महिलाएं आए, उस परिवार की होती हैं जनरली भाभी ननद, लेकिन सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी होती है, कोई सहेली भी होती हैं। ऐसे 8, 10, 6, 12, 15 जैसे जहाँ स्थिति थी उसके अनुसार हमने ये एक फैसिलिटी क्रिएट की, बहुत सक्सेसफुल हो गई। उनको जो खाना बनाने की एक मेन समस्या थी, दिन में 3 बारी खाना बनाती हैं वो लोग, तो दिन में 3 बारी खाना जहाँ पहले उनको जो है 6-7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाता है। हाँ जी, बना ली। क्योंकि हमारे यहाँ से जो फील्ड सुपरवाइज़र है वो आपको चेक करने आएंगे उधर कि गड्ढा खाद वगैरह बना। कॉल सेंटर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और कई कॉल सेंटर्स आपने देखे भी होंगे। देश के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कई कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में युवक युवतियों को इन कॉल सेंटर्स में रोज़गार भी मिला हुआ है। पर नवलगढ़ क्षेत्र के जिन कॉल सेंटर्स की हम बात यहाँ करना चाह रहे हैं वो इन सारे बड़े महानगरों के कॉल सेंटर से एकदम अलग हैं। अलग इसलिए क्योंकि ये कॉल सेंटर्स किसानों के साथ एक संपर्क साधने का काम करते हैं। दूसरा, इनका संचालन इस क्षेत्र की वो महिलाएं करती हैं, वो बेटियां करती हैं जिनके बारे में कभी ये कहा जाता था कि उनको घर की चारदीवारी लांघने की इजाज़त नहीं होती थी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र की कई सासू माँ अपनी बहुओं को इस काम में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दे रही हैं। मैं मुरारका फाउंडेशन से वीरबाला कॉल सेंटर से बोल रही हूँ। विजय राजस्थान की पर्दे और घूंघट वाली प्रथा में वहाँ की ग्रामीण महिलाओं से आधुनिक लिबास में रहकर काम करने की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन घूंघट में रहकर ही गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने अपने घरों में कंप्यूटर पर काम करते हुए जरूर देखा जा सकता है। राजपूत घरानों की ये महिलाएं मोरारका फाउंडेशन की एक परियोजना वीरबाला किसान कॉल सेंटर के माध्यम से घूंघट में रहकर ही फ़ोन और कंप्यूटर के जरिए कृषि क्षेत्र में हो रहे नए नए प्रयोगों की जानकारी स्थानीय किसानों को देने का काम कर रही है। इस काम के लिए चुनी गई ग्रामीण बहुओं को बाकायदा कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर इस योग्य बनाया गया है। किसान कॉल सेंटरों में किसानों का एक डाटा बैंक तैयार किया जाता है जिसमें किसानों से जुड़ी विस्तृत जानकारी होती है। इसी जानकारी के आधार पर किसानों की खेती बाड़ी से जुड़ी
समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इस इलाके की उन पढ़ी लिखी बहू बेटियों के लिए यह योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है जो पर्दा प्रथा के चलते अपने कदम घर से बाहर नहीं निकाल पाती। हाँ जी, मैं मुरारका फाउंडेशन से वीरबाला कॉल सेंटर से बोल रही हूँ, विजयलक्ष्मी। हाँ जी, आप भवलाल जी बोल रहे हो? हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। अभी आपने कौन सी फसल निकाल ली है? अच्छा, धनिया निकाल लिया? हम तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कि आजकल की बहू बेटी जितनी भी आगे बढ़ेंगी उतना ही अच्छा है। तो जो राजपूतानी की जो कल्चर है, नहीं, वहाँ तो कहते कि बहू को घर की चौखट के बाहर नहीं जाने देते और आपने तो इतना उनको आगे जाने वो दिया। तो बहुत पीछे रह गया है। अच्छा, अब तो सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जितना भी आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। पीछे बढ़ने में क्या है, पीछे वाला पीछे गया। आगे बढ़ने के में और क्या इनको करना चाहिए? और भी अपने, अब जैसे आपने ये जो कंप्यूटर वाला काम सिखाया है, तो भाई अपने घर बैठे जो भी जितना भी हो सके उतना करो और उन दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी बताओ कि भाई इस करने में इतना फ़ायदा है, ये अच्छा है। ये तो इसीलिए तो लड़के लोग को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं कि भाई आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। सुनते पहले वाली बात पीछे रह गई है। कि आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है और आज लिटरेसी का मतलब है कि केवल साक्षर होना वो नहीं है। यदि जिस आदमी को कंप्यूटर आता है वही साक्षर है। तो ये चीज़ें उनको समझ में आई, क्योंकि उनमें से बहुत पढ़ी लिखी हुई महिलाएं थी, कुछ 10वीं पास थी, कुछ MA BEd भी हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ 2 महीने की उनको ट्रेनिंग दी। उस ट्रेनिंग को सीखने के बाद, उनको कंप्यूटर आने के बाद हमने उनको डाटा एंट्री का काम दिया। डाटा एंट्री के बाद फिर हमने ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम दिया और उसके बाद फिर हमने किसान कॉल सेंटर, यानी कि वो डायरेक्ट किसानों से बात करें। और इन महिलाओं को करीब 150 से 200 किसान हमने दिए और उसमें डाटा एंट्री एक हमारी, जिसमें किसानों का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि रबी में उसकी कौन सी फसल हुई, खरीफ में कौन सी फसल हुई, वो सारा वो रिकॉर्ड वो रखती हैं। किसान ने खेत के अंदर क्या डाला है, कौन सी खाद डाली है, कौन सा स्प्रे डाला है, वो सारा रिकॉर्ड रखती हैं। कितना उसका उत्पादन हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड रखने के बाद आज वो इतनी सक्षम है कि अपने घर पे बैठ के उनको हम कंप्यूटर भी मुरारका फाउंडेशन ने प्रोवाइड कराए और घर से बैठकर ही वो इन किसानों को हैंडल करती है, उनकी जो समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करती है। बहुएं पढ़ी लिखी आने लगी, लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, तो हमने सोचा कि अगर महिलाओं के द्वारा ही डेटा मैनेजमेंट का यदि हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ये बहुत अच्छी बात होगी। और कॉल सेंटर एक शब्द के रूप में पूरे देश में चल रहा था बहुत तेज़ी से 2005, 6, 7 के वर्षों में। तो हमने कहा क्यों ना हम भी इस आइडिया को लेके एक ग्रामीण क्षेत्र का एक कॉल सेंटर बना। महानगरों की देखा देखी अब भारत के कस्बे और गांव भी बदलने लगे हैं। बदलाव की यह बयार झुंझुनू जिले के गांव कस्बों में भी देखी जा सकती है। रोजगार और शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलने वाले ऐसे हजारों युवकों के लिए 2 समय का खाना बनाना मुसीबत भरा काम है। होटलों में पौष्टिक और स्वस्थ खाना मिल पाना संभव नहीं है। ऐसे में मुरारका फाउंडेशन की ऑर्गेनिक टिफिन सेंटर परियोजना ने जरूरतमंद विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। किफ़ायती दाम में स्वच्छ, पौष्टिक और स्वस्थ ऑर्गेनिक खाना अब उनके घरों और कार्यस्थलों तक पहुंचने लगा है। यह खाना जहां लोगों की सेहत ठीक रखता है, वहीं घर से दूर रहकर भी घर के खाने जैसा एहसास दिलाता है। कहना गलत नहीं होगा कि बेरी गांव की श्रीमती मूल सिंह ने फाउंडेशन द्वारा संचालित इस टिफिन परियोजना का संचालन करते हुए अन्नपूर्णा शब्द को सार्थक अभिव्यक्ति दी है। ये है नवलगढ़ का ऑर्गेनिक ढाबा और टिफिन सेंटर। यहाँ आप बैठकर ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं और यहाँ से टिफिन में ले जा भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑर्गेनिक टिफिन सेंटर में आपको सारा खाना शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ मिलता है।
और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस सेंटर का संचालन महिला करती है और महिला शक्ति का बहुत बड़ा हाथ इसके पीछे है। फाउंडेशन से मिली मदद के बाद श्रीमती मूल सिंह आसपास की महिलाओं के साथ मिलकर शुद्ध जैविक भोजन तैयार करती हैं और उसे टिफ़िन में पैक कराकर लोगों तक पहुंचाती हैं। मेरो बावनिया तनर बा